हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जिज्ञासा कक्षा 7 विज्ञान के अध्याय नंबर 4 धातुओं और अधातुओं का संसार, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपका इस वीडियो में देखेंगे। तो कक्षा 7वीं विज्ञान की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अध्याय नंबर 4 को हम सॉल्व कर रहे हैं। धातुओं और अधातुओं का संसार चैप्टर का नाम है। देखो, इसमें सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न दिए हैं। पहले प्रश्न में हमें सही विकल्प दिए गए हैं, जिन्हें हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी कहते हैं। पहले नंबर के प्रश्न में क्या पूछा है, आप यहाँ से ध्यान से देखिए। यदि लोहा औजार बनाने के लिए लोहे की जगह अधातु का प्रयोग करें तो क्या होगा। आपने देखा होगा लोहे से बहुत सारे औजार बनाते हैं, कुल्हाड़ी, गेट और विभिन्न प्रकार की चीज़ें। अगर हम लोहे के स्थान पर किसी भी अधातु का प्रयोग करें तो क्या होगा। तो सही उत्तर आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर सी, औजार टूट जाएंगे या काम नहीं करेंगे। क्योंकि लोहा मजबूत होता है, इसमें करंट भी पास हो जाता है। अगर हम अधातु का बना देंगे तो करंट पास नहीं होगा। अधातुएं कमज़ोर भी होती हैं और लोहा मजबूत भी होता है। तो सी नंबर का ऑप्शन क्या है, सही उत्तर है औजार टूट जाएंगे या काम नहीं करेंगे। ये जो हमने उत्तर लिखा है यहाँ से देख करके आप करोगे। अब हम देखते हैं जो आपका सेकेंड नंबर का प्रश्न है। चाय छानने की छलनी का बनाया जाना धातुओं के किस गुण को प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है संक्षारण, ऑप्शन बी तन्यता, ऑप्शन सी धानिकता, ऑप्शन डी ऊष्मा का चालक। तो चाय की छलनी का बनाया जाना धातु के तन्यता के गुण को प्रदर्शित करता है। बी नंबर का ऑप्शन तन्यता हमारा क्या है, सही उत्तर है। अब हमारे पास तीसरे नंबर का प्रश्न, झूलते हुए सेखुओं के निर्माण में और भारी वस्तुओं को उठाने वाली क्रेन में उपयोग होने वाला स्टील का तार मिश्रण है। स्टील का जो तार होता है वह किसका मिश्रण है। तो लोहा और कार्बन से मिलकर के बनता है। ए नंबर का ऑप्शन लोहा और कार्बन सही उत्तर है। तो यहाँ पे आप आंसर क्या करोगे, ए वाला ऑप्शन जो आपको दिया है, लोहा तथा कार्बन। अब हमारे पास चौथे नंबर का प्रश्न, धानिकता का गुण प्रदर्शित करने वाली वस्तुओं का समूह है। पहले नंबर का ऑप्शन है स्टील का चम्मच तथा कागज की वाल, ऑप्शन बी थर्माकोल की प्लेट तथा घंटी, ऑप्शन सी लकड़ी का टुकड़ा तथा चांदी का सिक्का, ऑप्शन नंबर डी चांदी की चम्मच तथा घुंघरू। सही उत्तर डी नंबर का ऑप्शन है चांदी की चम्मच तथा घुंघरू। अब है पांचवें नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न में क्या पूछा है, यहाँ से देख सकते हो। माचिस लोहे का एक गिलास को स्टील की चम्मच से ठोका तो लोहे के गिलास से टन की आवाज़ आती है, इसका कारण है। पहला ऑप्शन लोहे में धानिकता होना, ऑप्शन बी लोहे का ऊष्मा का चालक होना, ऑप्शन सी लोहे में तन्यता का होना, ऑप्शन डी लोहे में विद्युत का चालक होना। सही उत्तर आएगा लोहे में धानिकता का होना, यानी कि लोहे में आवाज़ का होना। तो धानिकता का होना ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। यहाँ पे आपको ए नंबर के ऑप्शन को सही उत्तर में करना है, ये जो आपको दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है छठे नंबर का। नम वायु के संपर्क में आने पर धातु की वस्तुएं क्षतिग्रस्त होने लगती हैं, इस प्रक्रिया को जाना जाता है। आपने देखा होगा लोहे की कुछ वस्तुएं जो होती हैं, अगर हम उन्हें ऐसी जगह रखें जहाँ पे पानी वगैरह आता रहता है तो वह क्या हो जाता है, उनमें जंग लग जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो घर की टॉयलेट वगैरह होती है उसमें जो गेट लगे होते हैं वह अलग धातु के बने होते हैं, या तो एल्यूमिनियम के होते हैं या फिर आपके प्लास्टिक टाइप की जो प्लाई वगैरह होती है उसके होते हैं। ठीक है, तो डी नंबर का ऑप्शन आपका क्या है, संक्षारण है। लोहे के गेटों का इस्तेमाल, जो टॉयलेट वगैरह होती है वहाँ पे पानी लगता है, इसीलिए लोहे के गेटों का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि वह संक्षारित हो जाते हैं। अब है हमारे पास रिक्त स्थान। तो इसमें हमें ऑप्शन दिए हैं ऊष्मा का चालन, कठोर, चमकीली, गंधक, जर्कोनियम, टाइटेनियम, जंग, धातु, अधातु। पहला प्रश्न क्या है, बाजार में सल्फर प्रायः गंधक के नाम से मिलता है। सल्फर प्रायः मुख्य रूप से गंधक के नाम से मिलता है, तो उत्तर इसमें हमारा क्या है, गंधक। दूसरा क्या है प्रश्न, किसी धातु में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊष्मा के स्थानांतरण को
ऊष्मा का चालन कहते हैं? ये उत्तर आप यहाँ से देखोगे, ऊष्मा का चालन। अब हमारे पास अगला प्रश्न, धातुएं सामान्यतः कठोर और चमकीली होती हैं। तो तीसरे प्रश्न में हमारा उत्तर क्या आएगा? कठोर और चमकीली। अब हमारे पास सोना, तांबा, एल्यूमिनियम, पारा धातु के उदाहरण हैं। सोना, तांबा, एल्यूमिनियम, पारा धातु के उदाहरण हैं, क्योंकि ये सभी क्या है? धातु हैं। सोना भी धातु है, तांबा भी, एल्यूमिनियम भी, पारा भी। अब है 5वें नंबर का प्रश्न, जब लोहा पानी तथा हवा के संपर्क में आता है तो उस पर जंग लग जाती है। लोहा हवा और पानी के संपर्क में आता है तो जंग लग जाती है, इसीलिए हम उस पर पेंट वगैरह कर देते हैं या तेल लगा देते हैं, ताकि वह हवा के संपर्क में ना आए, नमी के संपर्क में ना आए और उस पर जंग ना लगे। अब हमारे पास अगला प्रश्न है जर्कोनियम। यह आपका जर्कोनियम लिखा है ऊपर, अगर यहाँ से ठीक से नहीं दिख रहा तो ऊपर आपके विकल्प में लिखा है, मैं आपको बता दूं, ये देखो, ये यहाँ पे, ठीक है। तो उत्तर क्या लिखेंगे? जर्कोनियम का प्रयोग परमाणु ऊर्जा में किया जाता है। नेक्स्ट है टाइटेनियम का प्रयोग पातांतरिक्ष में किया जाता है। तो उत्तर हमारा इसमें क्या आएगा? टाइटेनियम। अब हमारे पास अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं। क्या दिया है? आभूषण बनाने के लिए केवल कुछ ही धातुएं उपयुक्त हैं, क्यों? तो इस प्रश्न के उत्तर में क्या करेंगे? क्योंकि आभूषण बनाने वाली धातुएं जैसे सोना, चांदी अत्यधिक चमकीली, आघातवर्धनीय, तन्य होती हैं और इनमें आसानी से जंग यानी कि संक्षारण नहीं लगता। आभूषण से मतलब जैसे कि गहने वगैरह जो होते हैं, ठीक है, इनके लिए कुछ ही धातुएं होती हैं, जैसे कि सोना और चांदी, अधिकतर सोना चांदी के ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने उत्तर लिखा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, भोजन पकाने के लिए धातु के पात्रों का ही अधिकतर उपयोग क्यों किया जाता है? तो आपने देखा होगा कि मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनमें खाना बहुत कम बनाया जाता है, अधिकतर जो खाना है वह धातुओं के बर्तन जैसे कि एल्यूमिनियम, स्टील, इन्हीं बर्तनों में बनाया जाता है। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? यह आपका उत्तर आप देखो यहाँ से, क्योंकि धातुएं ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं, जिससे ऊष्मा का संचारण आसानी से होता है और भोजन जल्दी पकता है। अब है हमारे पास अगला प्रश्न 5वें नंबर का, आनंदी ने अपने घर की एक विद्युत कर्मी को बिजली का काम करते देखा। उसने देखा कि उसके पेचकस का हत्था प्लास्टिक का बना हुआ है, ऐसा क्यों? आपने देखा होगा पेचकस जो उपकरण होते हैं इस तरह के, उनका जो हत्था होता है उस पर प्लास्टिक का कवर लगा होता है या फिर रबर का कवर लगा होता है। इसलिए होता है ताकि वह उसे करंट से बचा सके, क्योंकि प्लास्टिक और रबर में करंट पास नहीं होता। आंसर हमने क्या लिखा? क्योंकि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, यह बिजली को प्रवाहित नहीं होने देता और विद्युत कर्मी को बिजली के झटके यानी कि आघात से बचाता है। अब अगला प्रश्न आ जाते हैं, 6 नंबर का प्रश्न दिया है, यशवंत ने लोहे की दुकान पर देखा कि लोहार उपकरण बनाने से पूर्व लोहे को गर्म करता है। इस प्रक्रिया में लोहे को गर्म करना क्यों आवश्यक है? तो उत्तर क्या करेंगे इसमें? अत्यधिक गर्म करने पर लोहा नरम हो जाता है, जिससे उसे हथौड़े से पीटकर औजारों में मनचाहे आकार में ढालना आसान होता है। इस प्रक्रिया को आघातवर्धनीयता कहते हैं। जब लोहे को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है तो वह नरम हो जाता है, उसे हम जिस भी आकार में मोड़ना चाहें वह आसानी से मुड़ जाता है, उसे बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है तब, ठीक है। अब है हमारे पास 7वें नंबर का प्रश्न, धातु और अधातु दोनों ही हमारे जीवन में जरूरी है। यदि केवल धातुएं ही होती और अधातुएं ना होती तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता? 7वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम यहाँ से करेंगे, यदि केवल धातुएं ही होती, ठीक है, यदि केवल धातुएं ही होती और अधातुएं ना होती तो, ये उत्तर आप यहाँ से देखना, यदि केवल धातुएं ही होती और अधातुएं ना होती तो ऑक्सीजन यानी कि श्वसन के लिए कार्बन और नाइट्रोजन जैसी अधातुओं के बिना पृथ्वी पर जीवन और वनस्पतियों का अस्तित्व ही संभव नहीं होता। अब हमारा 7वें नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। 8वें नंबर के प्रश्न में हमें दिया है, यदि मैग्नीशियम को लंबे समय तक खुले में रखा जाए तो उसकी चमक कम क्यों हो जाती है? इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, वायु यानी कि ऑक्सीजन और नमी से अभिक्रिया संचारण
करके यह अपनी सतह पर ऑक्साइड की एक मलिन परत बना लेता है, जिससे इसकी चमक कम हो जाती है। 8वें नंबर का जो प्रश्न है यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हमारे पास लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न आ चुके हैं। इन प्रश्नों को हम देखेंगे। तो इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा है आप यहाँ से देख सकते हो। धातुओं और अधातुओं की दैनिक जीवन में उपयोग को उनके विभिन्न गुणों के आधार पर कैसे निर्धारित किया जाता है। 9वें नंबर का प्रश्न है, धातुओं और अधातुओं के दैनिक जीवन में उपयोग को उनके विभिन्न गुणों के आधार पर कैसे निर्धारित किया जाता है। उत्तर में हम क्या करेंगे, वस्तुओं का उपयोग उनके भौतिक गुणों जैसे ऊष्मा व विद्युत चालकता, तन्यता, आघातवर्धनीयता और कठोरता के आधार पर तय किया जाता है, जैसे तार के लिए तांबा, बर्तन के लिए एल्यूमीनियम। अब हमारे पास अगला प्रश्न आ जाता है 10वें नंबर का। इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, दृष्टिहीनों के लिए धातुओं का कौन सा गुण रास्ते में अवरोध को बताने में सहायक है। यह गुण किस प्रकार सहायता करता है। 10वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम करेंगे, धातुओं का ध्वनिकता यानी कि निनाद ध्वनि का गुण। ठीक है, ये उत्तर करना। धातुओं का ध्वनिकता निनाद ध्वनि का गुण धातु की छड़ी किसी कठोर अवरोध से टकराने पर एक विशेष ध्वनि उत्पन्न करती है, जिससे दृष्टिहीन को रुकावट का पता चल जाता है। यह आपके 10वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। अब हम आपके 11वें नंबर के प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में क्या दिया है, आनंदी की मां तांबे के पात्र का उपयोग जल उबालने के लिए करती है। इस कार्य के लिए क्या अन्य धातु के पात्र का उपयोग कर सकती है? यदि हाँ तो उन धातुओं के नाम लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में हमने क्या किया है, यहाँ से आप देखना, ये उत्तर किया है, हाँ तांबे के स्थान पर वह एल्यूमिनियम या लोहे और स्टील से बने पात्रों का उपयोग कर सकती है। ठीक है, बने पात्रों का उपयोग कर सकती है क्योंकि ये भी ऊष्मा के सुचालक हैं। तो ये हमने पूरा उत्तर लिखा, धातु के नाम भी बताए। हाँ तांबे के स्थान पर वह एल्यूमिनियम या लोहे यानी कि स्टील से बने पात्रों का उपयोग कर सकती है क्योंकि ये सभी ऊष्मा के सुचालक हैं। तो ये 11वें नंबर के आधे प्रश्न को आप इस साइड से देखना। ठीक है, ये इस साइड से आप 11वें नंबर के प्रश्न के आधे को देख लेना और जो बचा हुआ हिस्सा है आप इधर से देख करके और इसे कर सकते हैं। अब हमारे पास अगला प्रश्न आ जाता है 12वें नंबर का। हम देखते हैं कि लोहे की बनी सामग्री नम वायु या जल के संपर्क में आने पर उसमें जंग लग जाती है, जबकि दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण लगभग 1600 वर्ष पूर्व हुआ था। इस पर जंग नहीं लगी, ऐसा क्यों? 12वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में होगा, क्योंकि वह लौह स्तंभ एक विशेष जंग प्रतिरोधी तकनीक प्राचीन भारतीय धातु प्रौद्योगिकी से निर्मित है, जो इस वायु को नमी से सुरक्षित रखता है। ये 12वें नंबर क्वेश्चन नंबर 12वें का आपका उत्तर रहेगा। इसके बाद हमारे पास 13वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, इसे हम देखेंगे। यशवंत ने लोहे की 3 कीलें ली, उन्हें क्रमशः तेल, जल और सिलिका जेल में डुबोया। तब उसने देखा कि जल में डूबी हुई कील में जंग लग जाती है, जबकि तेल और सिलिका जेल में डूबी हुई कील में जंग नहीं लगती, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर क्या है, जंग के लिए जल और वायु दोनों जरूरी हैं। तेल वायु का संपर्क काट देता है और सिलिका जेल नमी सोख लेता है, इसलिए इसमें जंग नहीं लगी। अब ये जो प्रश्न है कंप्लीट होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम आपके क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। इसमें हमें दिया है, निम्नलिखित आरेख को पूरा कीजिए। मैग्नीशियम, वायु, फिर ऊष्मा और राख। नीचे हमने लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का विलयन क्षारीय विलयन। इसके नीचे क्या लिखा है, नीले लिटमस के रंग में परिवर्तन, लाल लिटमस के रंग में परिवर्तन। तो नीले लिटमस वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नीला ही रहेगा। और लाल लिटमस जो पेपर है वह कैसा हो जाएगा, नीला। अगला है हमारे दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न, इन्हें हम देखते हैं।
चित्र में दर्शाए गए प्रयोग में जब सल्फर को जलाकर गैस जार में रखा गया और फिर उसमें जल डाला गया तो प्राप्त विलयन अम्लीय पाया गया। इस आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे हमें ये इस तरह से चित्र वगैरह दिए हैं। अब यहाँ पे जो प्रश्न पूछे हैं इनके आंसर देखेंगे। सल्फर के जलने पर कौन सी गैस बनती है? उत्तर लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस बनती है। गैस जार में बनने वाली गैस का जल के साथ कैसा व्यवहार होता है? उत्तर क्या लिखेंगे? यह गैस जल में घुलकर सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है, विलयन अम्लीय हो जाता है। ठीक है, उत्तर ये आपका आएगा। यह गैस जल में घुलकर सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है और जो विलयन होता है वह अम्लीय हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रयोग से यह कैसे सिद्ध होता है कि धातुएं और अधातुएं वायु तथा जल के प्रति भिन्न भिन्न व्यवहार करती हैं? इस प्रश्न के उत्तर में क्या लिखेंगे? धातुएं जैसे मैग्नीशियम जलकर क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि अधातुएं जैसे सल्फर जलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। यह इनके भिन्न रासायनिक व्यवहार को सिद्ध करता है। अब हमारे पास अगला प्रश्न आ जाता है 16वें नंबर का। क्या दिया है? लोहे की जंग लगने से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए? तो लिखेंगे पहले नंबर का, लोहे की वस्तुओं पर पेंट यानी कि रंग रोगन करना। हम जो गेट वगैरह होता है उसे पोत देते हैं तो उस पर जंग नहीं आती, और अगर उस पर कुछ कलर वगैरह नहीं होता तो जंग आ जाती है, क्योंकि जो पेंट होता है वह पानी को उस पर नहीं टिकने देता, पानी का संपर्क काट देता है, उससे जंग नहीं आती। उन पर तेल या ग्रीस लगाना चाहिए। तेल ग्रीस भी हम लगाते हैं, तेल ग्रीस भी पानी के संपर्क को काट देता है और लोहे को जंग से बचाता है। लोहे पर जिंक धातु की परत चढ़ानी चाहिए, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नमी से बचाना चाहिए, सूखी जगह पर रखना चाहिए। लोहे की सतह पर प्लास्टिक या रबर की कोटिंग करना चाहिए, जिससे वह वायु और नमी से बचा रहे। देखो, सबसे बेस्ट तरीका है पेंट करना या तेल या ग्रीस लगाना, क्योंकि अगर हम पानी से बचा कर के भी लोहे के सामान को रख देते हैं तब भी होता क्या है कि बारिश के मौसम में नमी आती है और जंग लग जाता है। तो सबसे बेस्ट काम है या तो पॉलिश कर दो या फिर ग्रीस वगैरह लगा दो। ठीक है, यह हमारा उत्तर कंप्लीट हुआ। पूरे 5 पॉइंट हमने इसमें लिखे हैं। अब हमारे पास 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, इसे हम सॉल्व करेंगे। धातुओं और अधातुओं की पहचान के लिए कौन कौन से प्रयोग किए जा सकते हैं? उनके परिणामों से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? देखो, यहाँ पे हमने प्रयोग का नाम, प्रयोग के निष्कर्ष दोनों चीज़ें लिखी हैं। सबसे पहले हथौड़े से पीटने का प्रयोग, जिसे आघात वर्धनीयता का प्रयोग कहेंगे। धातुएं चपटी हो जाती हैं जबकि अधातुएं टूट जाती हैं। मान लीजिए, जब आप किसी लोहे की चीज़ को बहुत तेज़ तेज़ ठोकोगे तो क्या होगा, वह टूटेगा नहीं बल्कि चपटा हो जाएगा। लेकिन अगर आप लकड़ी को या किसी और चीज़ को, जैसे कि अधातु जो चीज़ें होती हैं, पत्थर और लकड़ी, इन्हें अगर आप करोगे तो ये क्या, टूट जाते हैं। विद्युत परिपथ टेस्टर, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, बल्ब जलता है, अधातुएं कुचालक होती हैं। आपने देखा होगा लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, इन सभी में से जो विद्युत होती है वह क्या, प्रवाहित हो जाती है, और जैसे कि लकड़ी होती है और पत्थर वगैरह होता है, इनमें क्या, विद्युत प्रवाहित नहीं होती। अगला है गर्म जल में ऊष्मा का चालन का प्रयोग। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होने के कारण गर्म हो जाती हैं, अधातुएं नहीं। अब है हमारे पास अगला प्रश्न, निम्नलिखित टिप्पणी लिखिए, ऊष्मा का सुचालक एवं कुचालक। आंसर हमने लिखा, जो पदार्थ ऊष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं वे सुचालक, जैसे लोहा, तांबा। जो नहीं गुजरने देते वे कुचालक, जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक है। नेक्स्ट है तत्व, वह शुद्ध पदार्थ जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अधिक सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, तत्व कहलाता है। फिर है तन्यता, पदार्थों का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है, तन्यता कहलाता है। नेक्स्ट है संक्षारण, नम वायु या जल के संपर्क में आने से धातुओं की सतह को धीरे धीरे ह्रास या नष्ट होना संक्षारण कहलाता है, जैसे कि जंग लगना। मिश्रित धातुएं, दो या दो से अधिक धातु या अधातु के मिश्रण से बने पदार्थ को मिश्रित धातु कहते हैं, जैसे कि स्टील। स्टील को लोहा और कार्बन मिक्स करके बनाया जाता है, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो स्टील बन जाता है, जिस पे जंग वगैरह नहीं लगती और मजबूत भी होता है। और हमारे घरों में जो बर्तन होते हैं अधिकतर स्टील के ही होते हैं, जैसे कि थाली, कटोरी और गिलास वगैरह सारी चीज़ें। अब हमारे पास एक तालिका है क्वेश्चन नंबर 19 में, इसे हम देखेंगे। तालिका में दी गई विभिन्न वस्तुओं अथवा सामग्रियों के चालकता के गुण को बताइए। एक साइड हमें वस्तु और सामग्री दी है, सेकंड साइड विद्युत का चालक अथवा कुचालक बताना है।
तांबे की तार, देखिए तांबे की तारों का उपयोग तो हम जो बिजली होती है उसके लिए भी करते हैं, तो ये तो सुचालक होते हैं। कोयले का टुकड़ा कुचालक होता है, इसमें से जो लाइट होती है वह प्रवाहित नहीं होती। नायलॉन की रस्सी का टुकड़ा कुचालक होता है। सेफ्टी पिन चालक होती है। और एल्यूमिनियम का टुकड़ा चालक होता है। लकड़ी का टुकड़ा कुचालक होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है, चलिए इसे देखेंगे। राधा ने देखा कि लोहार लोहे की मोटी चादर को बार बार पीटकर पतली पत्तियां बना रहा है, जबकि उसी आकार की लकड़ी का टुकड़ा पीटने पर टूट गया। अब यहाँ पे हमसे प्रश्न पूछें, दोनों में से कौन सी वस्तु धातु है और कौन सी अधातु। उत्तर लिखेंगे लोहा धातु है और लकड़ी अधातु है। फिर है लोहे की पतली चादर में क्यों बदला जा सकता है। उत्तर लिखेंगे क्योंकि लोहे में आघातवर्धनीयता का गुण होता है, जिससे वह बिना टूटे पतली चादर में बदल जाता है। तो ये आपका उत्तर है। लोहे को पतली चादर में क्यों बदला जा सकता है। उत्तर क्या लिखा है, क्योंकि लोहे में आघातवर्धनीयता का गुण होता है, जिससे वह बिना टूटे पतली चादर में बदल जाता है। तो ये आपका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है अधातु को पीटने पर क्या होता है और क्यों। तो अधातु जैसे कि लकड़ी को पीटने पर वह टुकड़ों में टूट जाती है, क्योंकि वह भंगुर होती है। अधातु यानी कि लकड़ी को पीटने पर वह टुकड़ों में टूट जाती है, क्योंकि वह भंगुर होती है। इस गुण को क्या कहा जाता है। इस गुण को आघातवर्धनीयता कहा जाता है। इस गुण का उपयोग हमारे जीवन में कहाँ कहाँ होता है। तो उत्तर लिखेंगे इस गुण का उपयोग बर्तन बनाने, दवाइयों, मिठाइयों पर अर्क लगाने और भोजन पैक करने वाले एल्यूमिनियम फॉयल बनाने में होता है। अब अगला प्रश्न आ जाता है 21वें नंबर का। यशवंत ने तांबे की तार को खींचकर मोड़ा तो वह नहीं टूटा, लेकिन कोयले की पतली डंडी मोड़ने पर वह टूट गई। पहला प्रश्न, दोनों में से कौन सी वस्तु धातु और कौन सी अधातु है। तो तांबा धातु है और कोयला अधातु है। तांबे को खींचकर तार के रूप में क्यों बदला जा सकता है। उत्तर लिखेंगे तांबे में तन्यता का गुण होता है, इसलिए इसे बिना टूटे खींचकर तार में बदला जा सकता है। अधातु को खींचकर मोड़ने में क्या होता है। अधातु को मोड़ने या खींचने पर वह टूट जाती है, क्योंकि अधातुएं भंगुर होती हैं, उनमें तन्यता नहीं होती। इस गुण को क्या कहा जाता है। उत्तर लिखेंगे इस गुण को तन्यता कहा जाता है। इस गुण का हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। उत्तर लिखेंगे इसका उपयोग बिजली की तार बनाने में, केबल बनाने में और आभूषणों की बनावट में होता है। देखो जो आपको प्रश्न दिए थे उन्हें हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से आपके प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे, तो जो आपके प्रोजेक्ट दिए हैं इनके उत्तर हम देखेंगे। भारत का मानचित्र बनाकर उस पर उन राज्यों को चिन्हित कीजिए जहाँ लोहा, सोना, एल्यूमिनियम और अन्य धातुएं पाई जाती हैं। यह है भारत का मानचित्र। यहाँ पे हमें उन चिन्हों को, उन चीज़ों को चिन्हित करना था जहाँ पे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और अन्य धातुएं पाई जाती हैं। तो देखो हमने राजस्थान को किया है, मध्य प्रदेश में 4 चीज़ें की हैं, गुजरात में की हैं, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, गोवा में भी किया है और कर्नाटका में भी किया है। कहाँ पे क्या पाया जाता है यहाँ पे लिखा भी है, आप देख सकते हो। लोहा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा में। सोना कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड में। एल्यूमिनियम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में। तांबा राजस्थान, मध्य प्रदेश में। और मैग्नीज, जस्ता, सीसा सबका आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 2, ठोकरा, बिद्री, बेयर, पेमबर्थी और कामरूपी भारत की कुछ प्रसिद्ध धातु कला की शैलियाँ हैं। अपने बड़े भाई बहन या साथी की सहायता से उन राज्यों का पता लगाइए जहां ये कलाकृतियां बनाई जाती हैं। इनके साथ ही एक चित्र संग्रह भी बनाइए। यहाँ पे हमने बनाया है, देखो, प्रसिद्ध धातु कला शैलियाँ, राज्यों के नाम, शैलियों के चित्र। पहला ढोकरा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में। शैलियों के चित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा बिद्री वेयर, कर्नाटक में, और ये चित्र आप देख सकते हो। पेमबर्थी, तेलंगाना में, चित्र यहाँ पे बने हैं। कामरूपी, असम में, ये चित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अध्याय 4 धातुओं और अधातुओं का संसार आपका हो चुका है कंप्लीट। टोटल यही प्रश्न आपको दिए थे, प्रोजेक्ट के साथ हम आपको सारे प्रश्नों के उत्तर बता चुके हैं। अध्याय 5 के उत्तर आपको देखना है तो जो स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करके, या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं।